नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पीएम मोदी के भरोसेमंद राजकुमार सिंह उर्फ आरके सिंह के खुलासे से बिहार की सियासत में खलबली मच गई है। आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर भीतरघात करने का आरोप लगाया और कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव वो हारे नहीं बल्कि अपने लोगों ने ही साजिश रचकर उनको हरवाया। क्या है आरके सिंह के गंभीर आरोप और बिहार बीजेपी में गुटबाजी और गद्दारी के दावे की सच्चाई, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। आरके सिंह ने फोड़ा आरोपों का बम। हार नहीं, हराए। बिहार बीजेपी में गुटबाजी और गद्दारी। इसके पीछे वहां का एक नेता है जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि। बीजेपी में भीतरघात का लगाया आरोप। आई इन लोगों ने कुछ और नेताओं ने मिलकर के पवन सिंह को खड़ा कराया। आरके सिंह के खुलासे से खलबली। पार्टी टिकट दे दी तो हमारे खिलाफ जो प्रचार कर रहे थे वो प्रचार जारी रहा। राजकुमार सिंह, जो देश भर में आरके सिंह के नाम से जाने जाते हैं, 10 साल तक पीएम मोदी की कैबिनेट में रहकर केंद्रीय मंत्री के तौर पर ऊर्जा विभाग में कई बड़े बड़े काम किए। बार बार मोदी मंत्रिमंडल में इनका प्रमोशन भी हुआ। पहले राज्य मंत्री, फिर स्वतंत्र प्रभार और फिर केंद्रीय मंत्री। यह है आरके सिंह की ताकत, उनकी उपलब्धि। देश के गृह सचिव रहे, लगातार 2 बार आरा से सांसद रहे। अब वही आरके सिंह ने फोड़ा है आरोपों का बम। आरके सिंह ने बीजेपी में भीतरघात का आरोप लगाया है, पार्टी में गुटबाजी और गद्दारी का बड़ा आरोप लगाया है। आरके सिंह के चेहरे पर आक्रोश है, मन में गुस्सा, और ये माफ करने के मूड में नहीं है। आरके सिंह साफ कह रहे हैं कि साजिश रचने वाले, गद्दारी करने वाले बचेंगे नहीं। ये तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये हम छोड़ेंगे नहीं। एक तो आप देख रहे थे कि लोगों का क्या हालत है, कितने दुखी है। आरा में अभूतपूर्व विकास का काम करने वाले आरके सिंह अपनी हार को भूल नहीं पा रहे। करारी शिकस्त इन्हें पच नहीं रही, क्योंकि आरा के लोग इन्हें नाम से ही राजकुमार नहीं बल्कि काम के भी राजकुमार ही कहते आए हैं। इसलिए आरके सिंह को हार हजम नहीं हो रही, तभी वो बार बार कह रहे हैं, हमें तो अपनों ने हराया, गैरों में कहां दम था। टिकट दे दी तो हमारे खिलाफ जो प्रचार कर रहे थे वो प्रचार जारी रहा। टिकट देने के बाद भी आई इन लोगों ने कुछ और नेताओं ने मिलकर के पवन सिंह को खड़ा कराया। आरके सिंह खुलकर कह रहे हैं कि भोजपुरी अभिनेता और सिंगर पवन सिंह को बीजेपी के ही बड़े नेता और बाहुबली नेता ने पैसे देकर चुनाव में खड़ा करवाया। आरके सिंह हारे नहीं हैं, उन्हें हराया गया है। सिंह साहब साजिश का शिकार हुए हैं। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जांच कर कार्रवाई करेगा? क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व दोषियों पर एक्शन लेगा? पार्टी से गद्दारी करने वाले बचेंगे या बाहर होंगे? ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह और आरा संवाददाता चंदन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी पर भीतरघात का आरोप लगाया है तो विपक्ष कहां चुप बैठने वाला था। महागठबंधन के नेता एक सुर में बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं तो बीजेपी की ओर से सधा हुआ जवाब दिया जा रहा है। मेरा दावा है, खुला दावा है, हमसे षड्यंत्र करोगे हम छोड़ देंगे कभी। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बीजेपी नेता ने साजिश के तहत आरा सीट से चुनाव हरवा दिया। बस इसी आरोप पर विपक्ष को बैठे बिठाए सत्ता पक्ष पर हमला बोलने का मौका मिल गया। पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि इससे साबित होता है बीजेपी में एक नहीं बल्कि 4 गुट है। जमीनी स्तर पर पार्टी में कोई तालमेल नहीं है। एक गुट नहीं है, 3-4 गुट है। बीजेपी में असल में गुट 3-4, और जहां तक एनडीए की तालमेल की बात है, जमीनी स्तर पर एमपी हो या विधायक हो वो नहीं दिखता है। तेजस्वी के बाद बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह कहते हैं कि आरके सिंह के बयान से बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के चाल, चरित्र, चेहरा को उन्होंने उजागर करने का काम किया है। सहयोगियों को हराती है।
ये लोगों को समझ में आना चाहिए। विपक्ष बीजेपी पर हमले बोल रहा है तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सधा हुआ जवाब देते हुए कहा कि आरके सिंह ने ऐसा क्यों कहा, ये उन्हीं से पूछने पर पता चलेगा। अब तक उनकी बात नहीं हुई है। लेकिन अभी तक हमारी बात आरके सिंह जी से हो नहीं पाई है कि किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है। उनसे बात होने के बाद फिर मैं मीडिया को डिटेल। आरके सिंह की छवि तेज तर्रार पूर्व अफसर की रही है। मोदी कैबिनेट में बिजली के क्षेत्र में उनके किए कामों की तारीफ खुद प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं। पर 2024 के लोकसभा चुनाव में आरा सीट से हारने के बाद जो आरोप आरके सिंह पार्टी के ही नेताओं पर लगा रहे हैं, उस पर सियासत बेहद गर्मा गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और संजय के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने एक बड़ा बयान दिया। निशांत कुमार ने एक बार फिर कहा कि मेरे पिताजी ने अच्छा काम किया है, फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाएं क्योंकि उन्होंने बिहार का विकास किया है। तो वहीं तेजस्वी यादव के बार बार ये कहे जाने कि वो अस्वस्थ हैं, सरकार नहीं चला सकते हैं, इस पर निशांत ने ये साफ कहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, 100% स्वस्थ हैं। निशांत कुमार ने राजनीति में आने की बात पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बोला अभी भी कह रहा हूँ, सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाएं, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। सर एक सवाल आपके पिताजी को लेकर विपक्ष तेजस्वी यादव खास करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबीयत ठीक नहीं, सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। आपको लेकर क्या कहेगा सर? चुनाव है पहले। सीएम नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ हैं। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत के इस बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर एक बार फिर सवाल उठाया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मानसिक और स्वस्थता पर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ही सवाल उठाया था। मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री किसने कहा था, जो आज उनके साथ डिप्टी सीएम है, सम्राट चौधरी जी ने। रद्दी माल किसने कहा था, सम्राट चौधरी जी ने कहा। और ऐसे भी अब पब्लिक डोमेन में है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक्टिविटी है, उनकी कार्यशैली जो है, उससे स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मानसिक रूप से और स्वस्थ हो चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बयान दिया है कि बीजेपी के साथ ही रहेंगे, हमेशा बीजेपी के साथ रहेंगे। तो आपको बताते चलें, सीएम नीतीश ने यह बयान दिया है कि बीजेपी के साथ मिलकर शुरू से काम कर रहे हैं, अब हमेशा बीजेपी के साथ रहेंगे और मिलकर बिहार और देश का विकास करेंगे। तो सीएम ने कहा कि 24 नवंबर 2005 से हम लोगों ने बिहार के विकास के लिए काम करना शुरू किया, तब से निरंतर हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के आखिरी दिन पटना में सौगातों की बारिश कर दी। सीएम ने पटना के लिए खजाना खोल दिया। सीएम ने पटना के दनियावा, मनेर और बाढ़ में करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का समापन हो गया है। प्रगति यात्रा के अंतिम दिन सीएम नीतीश कुमार ने पटना को करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात दी। दनियावा में खरभैया पंचायत में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने करोड़ों की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसमें 8.50 करोड़ की लागत से बने अस्पताल भवन का उद्घाटन भी शामिल है। इसके अलावा पंचायत सरकार भवन, तोप हाई स्कूल में बना खेल मैदान और जल जीवन हरियाली के तहत तालाब का सौंदर्यीकरण भी शामिल रहा। पटना के दनियावा से पहले नीतीश कुमार ने बाढ़ में प्रगति यात्रा की, जहां उन्होंने करोड़ों की योजना की सौगात दी। सीएम ने यहां उमानाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और बेढ़ना में विकास कार्यों का जायजा लिया। सीएम उमानाथ घाटों पर गंगा रिवर फ्रंट के होने वाले कार्यों की समीक्षा की। तो स्वाभाविक रूप से आज जब जीविका दीदी है, ये स्वयं सहायता समूह जो संगठन बना के वो खुद अपने को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना रही हैं, तो मुख्यमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। दानापुर में सीएम ने प्रगति यात्रा के दौरान बाईपास सड़क का उद्घाटन किया। ये बाईपास NH 30 से उसरी, दानापुर, उरी और शिवाला पथ तक का है। इस सड़क की लागत करीब 137.62 करोड़ है।
इस मौके पर सीएम ने स्थानीय लोगों का अभिवादन किया। और चूंकि हमारे यहाँ 2-3 योजनाएं उन्होंने दिया है, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये योजना पहले से हमारा लिखा हुआ था। और चूंकि सरकार है, हम विपक्ष में हैं, तो हमारा काम है मांगना, उनका काम है देना, इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ बड़ी सौगात दिया है उन्होंने, इसके लिए बहुत धन्यवाद। सीएम नीतीश कुमार ने पटना के लिए कई विकास योजनाओं का ऐलान किया। पटना में जेपी गंगा पथ का कोइलवर के वीर कुंवर सिंह सेतु तक विस्तार किया जाएगा। मोकामा के राजेंद्र सेतु तक पुराने राष्ट्रीय उच्च पथ 31 का चौड़ीकरण किया जाएगा। जेपी गंगा पथ के दक्षिण दीघा से सभ्यता द्वार के बीच वाले स्थान में पार्क एवं नागरिक सुविधाओं का विकास। सभ्यता द्वार को पूरब की ओर से पक्के गंगा घाट और पश्चिम की ओर एकता भवन से जोड़ा जाएगा। पटना हाट एवं पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। नेहरू पथ के दोनों तरफ रूपसपुर नहर से सगुना मोड़ तक भूमिगत नाले के साथ पथ का निर्माण और चौड़ीकरण किया जाएगा। खगौल नेहरू पथ अशोक राज पथ तक रूपसपुर नहर पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा। दानापुर में नेहरू पथ से गोला रोड का चौड़ीकरण किया जाएगा। पटेल गोलंबर से अटल पथ तक सरपेंटाइन नाले पर अंडरग्राउंड नाले के साथ 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। राजीव नगर नाले का पक्कीकरण और इसके ऊपर सड़क का निर्माण किया जाएगा। आनंदपुरी नाले का पक्कीकरण एवं इसके ऊपर सड़क का निर्माण किया जाएगा। गायघाट कंगन घाट दीदारगंज तक पुराने गंगा पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा। गायघाट में जेपी गंगा पथ से डाउन रैंप का निर्माण किया जाएगा। पटना सिटी के मंगल तालाब का जीर्णोद्धार और पर्यटकीय सुविधाओं का विकास किया जाएगा। कंगन घाट पर पटना साहिब गुरुद्वारा के निकट मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। मंदिरी नाला पर निर्माणाधीन 4 लेन सड़क को जेपी गंगा पथ से जोड़ा जाएगा। पटना शहरी क्षेत्र में बिजली के तारों को चरणबद्ध तरीके से भूमिगत कराया जाएगा। पटना शहर के पास एक नए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाएगा। सीएम नीतीश ने पटना के लिए सरकार का खजाना खोल दिया। पटना के लिए बड़े बड़े ऐलान कर सीएम ने लोगों का दिल जीत लिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। बिहार में इन दिनों मैट्रिक की परीक्षा चल रही है, पर सासाराम से परीक्षा के नाम पर जो तस्वीर सामने आई है उसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। महज परीक्षा में नकल के लिए मना करने पर एक छात्र ने अपने साथी की गोली मारकर हत्या कर दी। मर्डर से भड़के लोगों ने सासाराम में आज जमकर बवाल काटा। पुलिस ने मुख्य आरोपी जो नाबालिग छात्र है उसे हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मैट्रिक की परीक्षा में नकल पर खूनी विवाद। एग्जाम में नकल से रोका तो छात्र का मर्डर। नकल नहीं करने देंगे तो क्या गोली मार दोगे? सड़क पर आगजनी, गुस्साए लोगों की भीड़। ये नजारा है सासाराम के ताराचंडी के पास का, जहां मैट्रिक के एक छात्र की गोली मारकर हत्या के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। मैट्रिक की परीक्षा में नकल करने से रोकने पर साथी छात्रों के बीच विवाद इस कदर बढ़ गया कि नकल की लड़ाई मर्डर तक पहुंच गई। हम लोग जो टेम्पो से आ रहे थे ना, तो वहाँ पर पीछे से फायरिंग करने लगा। 2-3 लड़का था, वो पहले 1-2 ऊपर फायरिंग किया, तब टेम्पो में पूरा मारने लगा। बताया जाता है कि डेहरी हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के बीच परीक्षा केंद्र पर नकल को लेकर गुरुवार को विवाद के बाद छात्रों के 2 गुटों में तीखी बहस के बाद फायरिंग हुई थी। आपे से बाहर एक छात्र ने अपने 2 साथियों को गोली मार दी, जिसमें छात्र अमित कुमार की मौत हो गई, जबकि दूसरे साथी संजीव कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को हथियार के साथ अरेस्ट कर लिया है। छात्र को आपस में एक गोलीबारी हुआ था, उसी में एक छात्र को पैर में लगा था और एक छात्र को पीठ में लगा था, और उसमें से जब इलाज के क्रम में एक छात्र का मृत्यु भी हुआ था। जो मेन एक्यूज रहे वो भी नाबालिग है, वो गिरफ्तार हुआ। जो छात्र की हत्या के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया, बवाल काटा, सड़क पर आगजनी कर रोड जाम कर दिया, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची। हालात को काबू करने की कोशिश की गई। मृत छात्र अमित कुमार डेहरी के शंभू बिघा के रहने वाले मनोज यादव का बेटा था।
फायरिंग करने वाले सभी छात्र हाई स्कूल डेहरी में पढ़ते हैं, जिनका एग्जामिनेशन सेंटर सासाराम के सेंट अन्ना हाई स्कूल में पड़ा है। इसी सेंटर पर नकल करने से रोके जाने पर साथियों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें छात्र अमित की जान चली। पुलिस ने अमित के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया है, पर इस बड़ी वारदात पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर नाबालिग छात्र के पास पिस्टल कहां से आया? परीक्षा केंद्र पर बगैर सुरक्षा जांच के छात्रों की एंट्री हुई। एग्जाम सेंटर के पास गोलीबारी हुई, तब पुलिस कहां थी? परीक्षा केंद्र पर तैनात पुलिस वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं? न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार के साथ ब्यूरो। बिहार के बेतिया में ऑर्केस्ट्रा की आड़ में नाबालिग युवतियों से देह व्यापार कराने वाले सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। इन युवतियों को ऑर्केस्ट्रा में काम करने के नाम पर पश्चिम बंगाल और नेपाल से लाया जाता है और फिर नाबालिग युवतियों को देह व्यापार करने पर मजबूर किया जाता है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में ऑर्केस्ट्रा के नाम पर देह व्यापार और नाबालिग युवतियों के शोषण को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। बेतिया के नौतन, बैरिया और जगदीशपुर में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम ने इस अवैध कारोबार का खुलासा किया। नौतन से होते हुए बैरिया, बैरिया से होते हुए जगदीशपुर, जगदीशपुर में सभी को रेस्क्यू करके सुरक्षित महिला थाने लाया गया है। सभी की काउंसलिंग की जा रही है। काउंसलिंग के दौरान बच्चियों ने बताया कि उनको जबरन यहाँ पर एक माइनर बच्ची है जिसने बताया कि उसके साथ कई लोगों ने यौन शोषण किया है। पश्चिम बंगाल और नेपाल से कम उम्र की लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा में काम करने के नाम पर बुलाकर उनसे अवैध काम करवाया जाता है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने बेतिया में ऐसी ही कुछ लड़कियों का रेस्क्यू किया। पुलिस ने इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 15 युवतियों को मुक्त कराया। कई ठिकानों पे हम लोगों ने रेड किया और रेड में हम लोगों ने 16 बच्चियों को हमने वहां से रेस्क्यू किया है। इनका एज है वेरीफाई किया जा रहा है और जैसे जैसे वेरिफिकेशन होता जाएगा तो उस संबंध में उचित विधिक कार्रवाई। रेस्क्यू कर छुड़ाई गई पश्चिम बंगाल की 2 बहनों ने बताया कि उन्हें ऑर्केस्ट्रा के नाम पर 10-10 हजार रुपए में बेच दिया गया। हमको लाया गोपाल का, पायल नाम है, वही लड़की लेके आया था हमको। जो डांस करना है, मेरी मम्मी को पैसा दिए थे बहुत, इसलिए लेके आया हमको। तो आपकी मम्मी आपको बेच दी है? हाँ, मेरे मम्मी बेच दी है। कितना में बेची है मम्मी? मेरे मम्मी 10,000 में, इसको 5,000 में बेची। ये पहला मामला नहीं है, पहले भी ऑर्केस्ट्रा की आड़ में देह व्यापार की शिकायत आती रही है, लेकिन जो बेतिया में खुलासा हुआ वो न सिर्फ सिस्टम पर सवाल उठाता है बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार करता है। बेतिया से न्यूज़ 18 के लिए मुन्ना राज की रिपोर्ट। देश के साथ ही बिहार में भी साइबर अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिस पर लगाम लगाने के लिए बिहार पुलिस ने शॉर्ट फिल्म और वीडियो का सहारा लिया है ताकि लोगों को जागरूक करके साइबर ठगी पर लगाम लगाई जा सके। इस रिपोर्ट में देखिए। इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहा हूँ। हम आपके अकाउंट में रखे पैसों को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। प्रधान बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं। हम थाने से बोल रहे हैं, तुम्हारे सहायक विकास को गिरफ्तार किया गया है। साइबर अपराधी इसी तरह से कॉल करते हैं, कभी पैसे दोगुना करने का लालच तो कभी साइबर अरेस्ट के जरिए ठगने की कोशिश। सैकड़ों लोग साइबर अपराधियों के इसी जाल में फंसकर मेहनत की कमाई को गंवा रहे हैं। ये कॉल आपको भी आ सकता है। बिहार में बढ़ती साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए बिहार पुलिस लोगों को शॉर्ट फिल्म के जरिए जागरूक कर रही है। आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल न जुड़ें। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करें। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परिवार। पिछले कुछ महीनों में साइबर अरेस्ट की घटनाएं भी सामने आई हैं। विज्ञापन के जरिए बिहार पुलिस लोगों को साइबर अरेस्ट से बचाने के लिए जागरूक कर रही है। तो देवेंद्र संजय, कभी भी किसी पुलिस, सीबीआई या कस्टम अधिकारी के नाम से धमकी भरे कॉल्स अगर आपके पास आए तो डरिएगा बिल्कुल मत। ये जो साइबर अपराधी होते हैं ना, आपको डराने के लिए डिजिटल अरेस्ट का भी ये सहारा ले सकते हैं। लोग
लोगों को अगर इन साइबर अपराधियों से बचाना है तो जागरूकता ही सबसे अच्छा उपाय है। इसीलिए बिहार पुलिस शॉर्ट फिल्म का सहारा ले रही है। बिहार में साइबर की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसको लेकर के पुलिस मुख्यालय खासे चिंतित है। पुलिस मुख्यालय ने साइबर अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर के और लोगों को ऐसी घटनाओं से बचने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है और इसके लिए एक शॉर्ट फिल्म भी बनाया है, ऑडियो वीडियो जो है वो क्लिप जारी किया है। और बिहार में पटना, शेखपुरा, नालंदा, नवादा और जमुई साइबर अपराधियों का हॉटस्पॉट बन चुका है। ये आंकड़े साल 2024 के हैं। 2024 में 301 डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आए। साइबर अपराधियों ने 10 करोड़ का लोगों को चूना लगाया। अगर आपको साइबर अपराध से बचना है तो आप मजबूत और यूनिक पासवर्ड रखें। पासवर्ड को कुछ दिनों में बदलते रहें। अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। सोशल मीडिया पर निजी जानकारी किसी भी सूरत में साझा न करें। प्रशासन की कोशिश और जागरूकता अभियान के बावजूद कई लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको तुरंत साइबर सेल या पुलिस को सूचना देनी होगी। बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी को इसे लेकर सूचित करें। डिजिटल बैंकिंग का पासवर्ड बदल दें। 1930 पर कॉल कर फ्रॉड की सूचना दें। बिहार में बढ़ती साइबर अपराध को रोकने के लिए प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन इस पर तब तक लगाम नहीं लगाया जा सकता जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे। यही वजह है कि प्रशासन लोगों को जागरूक करने के लिए शॉर्ट फिल्म और विज्ञापन का सहारा ले रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव में भले ही कांग्रेस शून्य की हैट्रिक लगाई हो, पर इस साल होने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर कांग्रेस बेहद गंभीर है। राहुल गांधी की यात्रा, फिर नए प्रभारी की नियुक्ति और अब पार्टी की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष की बिहार में एंट्री। कांग्रेस चुनाव की चौतरफा तैयारी कर रही है, पर सवाल है कि कांग्रेस की ये तैयारी किस पर भारी पड़ने वाली है। समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार के लिए चुनावी साल है। बिहार में अपनी खोई जमीन को वापस लाने की जद्दोजहद कांग्रेस पूरी तरह से कर रही है। पहले पार्टी के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी ने 2 बार प्रदेश का दौरा किया। फिर पार्टी के प्रभारी की नियुक्ति हुई। राहुल के खास और उनके सियासी दिमाग कहे जाने वाले कृष्णा अल्लावरू बिहार के नए प्रदेश प्रभारी बनाए गए, जो गुरुवार को बिहार पहुंचे। अब शुक्रवार को कांग्रेस की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भी बिहार पहुंची। अलका पर महिला वोट बैंक को पार्टी से जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी है। अलका कहती हैं, अब से लेकर बिहार चुनाव के आखिरी वोट पड़ने तक वो पटना में ही रहेंगी। पूरी तरह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको अब बिहार के 38 जिले, 40 लोकसभाएं और 243 हमारी जो विधानसभाओं में मुस्तैदी से दिखेगी। अलका लांबा कह रही हैं कि कांग्रेस ने मिशन बिहार शुरू कर दिया है। पटना से शुरू हुई बैठक पूरे राज्य भर में चलेगी। सभी जिलों में महिला विंग को दुरुस्त करने की योजना है, ताकि पार्टी अपने पुराने तेवर में लौट सके। वैसे कांग्रेस की चौतरफा तैयारी किस पर भारी पड़ने वाली है, इस पर कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी के नेता क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। हमें सभी को साथ लेकर के चलने की प्रेरणा महाकुंभ से मिलती है, लेकिन इस पर भी भाजपा को अभी तक से ज्ञान नहीं हुआ है। अपने आप में ज्ञान वर्धन कर ले और आत्मबोध कर ले कि हम कहां पर देश को ले जा रहे हैं। मतलब ये कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ कूदने जा रही है। चुनाव में जीत की बात विपक्ष के दूसरे सहयोगी भी भले करें, पर कांग्रेस बिहार में पूरी तरह अपने दम पर खड़ी होना चाहती है। सालों पहले बिहार की सत्ता पर पकड़ ढीली होने के बाद कांग्रेस अब अपने पुराने तेवर में लौटना चाहती है। तैयारियों से इतना तो जरूर लग रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। महाकुंभ पर महासियासत भी जारी है। महाकुंभ पर लालू, ममता और अखिलेश के बयान से नाराज बीजेपी ने यज्ञ का आयोजन किया। बीजेपी ने विपक्ष के नेताओं के लिए सद्बुद्धि की कामना की, तो आरजेडी ने बीजेपी के इस यज्ञ पर तंज कसा।
महाकुंभ पर लालू प्रसाद, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के विवादित बयान पर सियासत जारी है। महाकुंभ पर विवादित बयान से नाराज बीजेपी ने पटना के शिव पार्वती हनुमान मंदिर में बुद्धि शुद्धिकरण यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में महाकुंभ के खिलाफ बयानबाजी करने वाले नेताओं के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने हमला बोला और भगवान से उनकी बुद्धि के शुद्धि के लिए कामना की। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर के नेताओं के जो बयान आए, उसके बाद अब बीजेपी के द्वारा बुद्धि शुद्धिकरण यज्ञ किया जा रहा है। ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव के द्वारा जो बयान दिए गए, उन बयानों को देखते हुए बीजेपी का देखिए हमला है। अनोखे तरीके से बीजेपी यहाँ पर विरोध भी कर रही है और बीजेपी के द्वारा बुद्धि शुद्धिकरण यज्ञ भी किया जा रहा है। के आयोजन का मकसद बड़ा स्पष्ट है कि जिस तरह से लालू यादव, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने सनातनियों का कुंभ का अपमान किया, हम उनकी बुद्धि जो भ्रष्ट हुई उनको सही रास्ते पर लाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं और इसके लिए उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। विरोधियों को भी धन्यवाद देना चाहिए कि हम उनकी सद्बुद्धि की भी कामना कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के यज्ञ पर आरजेडी ने हमला बोला है। आरजेडी ने बीजेपी को खुद शुद्धिकरण करना चाहिए, ये बात बोली। बीजेपी भारत के गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ रही है। बीजेपी को सबसे पहले अपने आप में शुद्धिकरण करना चाहिए। नफरत की भाषा, समाज में वैमनस्यता, जो भारत की गंगा जमुनी संस्कृति है, लेकिन इस पर भी भाजपा को अभी तक से ज्ञान नहीं हुआ है। अपने आप में ज्ञान वर्धन कर ले। महाकुंभ पर विपक्षी नेताओं के विवादित बयान के बाद सियासत लगातार जारी है। विपक्षी नेताओं के बयान पर एनडीए हमलावर है। अब बीजेपी बुद्धि शुद्धिकरण यज्ञ के जरिए विपक्ष को सियासी संदेश दे रही है। महाकुंभ पर सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।